नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आज आप इस वीडियो में वृक्क की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो कि 11th बायोलॉजी और 12th बायोलॉजी और कई प्रकार से कंपटीशन एग्जाम जैसे रीट उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो विद्यार्थियों, जो वृक्क के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने उत्सर्जन के आधार पर जो जीव थे उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। उत्सर्जन के आधार पर जो जीव होते हैं, ठीक है, उत्सर्जन के आधार पर जो जीव होते हैं विद्यार्थियों, वह जीव 3 प्रकार से होते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक वो जो कि अपने उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और वे जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और वे जीव जो उत्सर्जन के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, जैसे कि पक्षी, और यूरियोटेलिक जैसे कि मनुष्य, और अमोनोटेलिक जैसे कि जलीय जीव। ठीक है, तो आइए अब हम जो उच्च वर्गीय प्राणी है, उच्च वर्गीय प्राणियों में जो उत्सर्जन के अंग है, जैसे कि किडनी, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपके सामने जो डायग्राम नज़र आ रहा है वो डायग्राम किडनी का है। ठीक है, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं आगे कि विद्यार्थियों, जो मानव के उत्सर्जी अंग होते हैं, तो विद्यार्थी जो मानव के उत्सर्जी अंग होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो हमारे उत्सर्जन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, हमारे उत्सर्जन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब किस प्रकार से सहायता करते हैं, तो इसको आइए हम जानते हैं। तो हमारे उत्सर्जन के अंग हैं विद्यार्थियों, वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो विद्यार्थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारे वृक्क है, इनकी संख्या होती है 2, मूत्रवाहिनियों की संख्या भी 2, मूत्राशय 1 और मूत्रमार्ग भी क्या होता है? 1 होता है। तो ये चीजें हमको अध्ययन करनी है। तो अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले वृक्क के बारे में। वृक्क क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों, वृक्क जो होते हैं वो 1 जोड़ी होते हैं संख्या में। कितने जोड़ी होते हैं संख्या में? 1 जोड़ी। वृक्कों की संख्या कितनी होती है? 1। इस प्रकार की जो हमारे वृक्क है, वह वृक्क कितने होते हैं संख्या में? 1 जोड़ी होते हैं। और इनकी जो स्थिति की बात करें विद्यार्थियों, तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं? तो विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हो, ये हमारे उदर भुआ, जैसे कि ये मनुष्य है, तो इस मनुष्य का ये इस तरह से ये मनुष्य हमने बना लिया है, और इस मनुष्य का क्या नाम से ये उदर भुआ होती है। ये क्या है? उसकी उदर भुआ। तो उदर भुआ के दोनों ओर स्थित होते हैं ये वृक्क। ठीक है, तो उदर भुआ के पृष्ठ भाग में पीछे की तरफ हमारा पेट जो होता है ना, पेट के पीछे की तरफ जिधर हमारी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, उस साइड में पृष्ठ भाग में कशरुप दंड के दोनों ओर, हमारा कशरुप दंड जो होता है ना, उसके दोनों तरफ क्या होती है? ये हमारी किडनी होती है। और ये जो किडनी है, ये हमारी जो उदर गुहा होती है, यानी हमारा जो पेट होता है, सिलोमिक कैविटी होती है, उस सिलोमिक कैविटी के साथ महीन पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से जुड़े रहते हैं। हमारे दोनों के दोनों वृक्क हैं, ये उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं? पेरिटोनियम के। विद्यार्थी, हमारी बॉडी में 3 तरह की परतें होती है। कितनी तरह की परतें होती है? 3 तरह की परतें होती है। पेरिटोनियम, विसर्ज पेरिटोनियम, इस प्रकार से पतली सी परत होती है, इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। अब विद्यार्थी, हमारा जो वृक्क होता है उसका जो निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है विद्यार्थी भ्रूणीय मेसोडर्म से। किससे निर्माण होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। तो आपको पता है जनन के 3 स्तर होते हैं, इस तरह से 3 स्तर होते हैं। बाहर का होता है एक क्या बाहर वाले को क्या बोलते हैं? जैसे एक्टोडर्म, बाहर वाले को हमने नाम दे दिया एक्टोडर्म, फिर मध्य वाले को मेसोडर्म, और इससे बाहर वाले को क्या नाम दे दिया हमने? एक्टोडर्म,
अंदर वाला मेसोडर्म और ये वाला एंडोडर्म। तो हमारी जो किडनी होती है, ये किडनी सिलोमिक कैविटी के बाहर होती है और ये मेसोडर्म से बनी होती है। इसका जो निर्माण होता है ना, वो किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। अब इसके प्रकार की बात करें तो इसको हम पश्चवृक्क या मेटानेफ्रिक कहते हैं। पश्चवृक्क या मेटानेफ्रिक का मतलब क्या होता है? यानी जो किडनी होती है ये 3 तरह की होती है। किडनी का जो निर्माण होता है वो 3 तरह से होता है। पहला की बात हम करते हैं, पहली हम बात करते हैं विद्यार्थी, पहली जो हमारी किडनी है जो कि सबसे प्रारंभिक जीवों में पाई जाती थी, उसको बोलते हैं प्रोनेफ्रिक। उसके बाद आती है मीजोनेफ्रिक और लास्ट में आते हैं मेटानेफ्रिक। यानी ये सबसे विकसित प्रकार की क्या है? किडनी है। इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? मेटानेफ्रिक या पश्चवृक्क, सबसे आखिर में बनने वाला वृक्क, इसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक। रंग व आकृति के आधार पर ये गहरे लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गहरे लाल रंग के होते हैं और सेम के बीजनुमा आकृति के बने होते हैं। इनके आमाप की बात हम करें तो इसका आमाप यानी इसकी जो लंबाई है विद्यार्थी, इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर। और हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होती है इसकी 5 से 6 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। अगर इसका वेट किया जाए, इसको तोला जाए तो ये कितनी होती है? तो ये विद्यार्थी होती है 170 ग्राम। कितनी होती है? 170 ग्राम की हमारी क्या होती है? किडनी होती है। किडनी की संरचना को हम देखते हैं बाहर से। अगर हम बाहर से इस किडनी को देखा जाए तो बाहर से तो ये अवतल सतह होती है। इसकी सतह कैसी होती है? उत्तल सतह होती है, ठीक है ना। बाहरी सतह तो उत्तल होती है और भीतर की सतह अवतल होती है। यानी बाहर से इस प्रकार से होती है, ये बाहर वाला शेप हो जाएगा और ये अंदर वाला शेप हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर से तो उत्तल होती है और अंदर से अवतल होती है। तो विद्यार्थी जो इसकी अवतल सतह है, उस अवतल सतह के ऊपर एक गड्ढे जैसी संरचना मिलती है। अवतल सतह पर गड्ढे जैसी रचना मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ पर ये गड्ढे जैसी रचना है। यहाँ पर इस गड्ढे जैसी रचना को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइलम या वृक्क श्रोणी। ये गड्ढे जैसी रचना बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइलम या वृक्क श्रोणी भी इसको कहा जाता है। तो ये गड्ढे जैसी रचना होती है अंदर की तरफ, जिसको हाइलम कहते हैं। यहाँ से दो विद्यार्थियों कुछ चीजें अंदर आती है और कुछ चीजें बाहर निकलती है। तो विद्यार्थियों जो हाइलम वाला भाग होता है ना, इस हाइलम वाले भाग से तंत्रिकाएं अंदर आती है और वृक्क धमनी अंदर आती है। 2 चीज अंदर आती है। अंदर ये इन होती है, ये क्या होती है? इन। ये अंदर आती है, हाँ। तो ये वृक्क धमनी अंदर आती है और इसके साथ साथ क्या अंदर आता है? तंत्रिकाएं वगैरह, यहाँ से न्यूरॉन्स वगैरह होती है, ये न्यूरॉन्स भी क्या जाती है? अंदर आते हैं। तो 2 चीजें अंदर आती है हाइलम के द्वारा। कौन कौन सी आती है? रक्त धमनी आती है और तंत्रिकाएं आती है। इस हाइलम के माध्यम से ये गड्ढा होता है, इस गड्ढे में प्रवेश कर जाती है। और कौन कौन चीजें बाहर निकलती है? तो वृक्क शिरा बाहर निकलती है, जो मैंने ग्रीन ग्रीन बना रखी है। ये वृक्क शिरा जो है, ये वृक्क शिरा यहाँ से इस हाइलम वाले भाग से क्या करती है? बाहर निकलती है ना। किससे बाहर निकलती है? हाइलम वाले भाग से। अब बात करते हैं और कौन कौन निकलता है? लसिका वाहिनी, जो इसमें दर्शन दे रखा है वैसे डायग्राम में। तो लसिका वाहिनी और ये लास्ट में बची है मूत्र वाहिनी। तो वृक्क शिरा, मूत्र वाहिनी और लसिका वाहिनी, ये यहाँ पर से, कहाँ पर से? हाइलम वाले भाग से क्या करती है? बाहर निकलती है। और विद्यार्थी जो वृक्क होता है ना हमारा, इस प्रत्येक वृक्क के ऊपरी छोर पर यहाँ पर एक टोपीनुमा ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। तो विद्यार्थियों हम एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो दायां वृक्क होता है वो बाएं वृक्क से कुछ आगे होता है। यानी जो हमारे वृक्क होते हैं दाएं और बाएं, तो मान लीजिए ये दायां वृक्क है, सॉरी ये दायां वृक्क है। ये दायां वृक्क क्या होता है? एक वृक्क तो थोड़ा सा ऊपर होता है और ये थोड़ा सा नीचे होता है। तो दाएं बाएं वृक्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्थिति का, यानी वृक्क के बाएं वृक्क से कुछ आगे, दायां वृक्क जो होता है बाएं वृक्क से कुछ आगे की ओर स्थित होता है, ठीक है।
वैसे तो विद्यार्थियों आरबीसी के अनुसार तो जो वृक्क है, वृक्क में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी, फिर भी इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों जो हमारा वृक्क होता है, हमारी किडनी जो होती है, हमारा वृक्क और हमारी किडनी जो होती है ना विद्यार्थियों, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है बाहर वाला भाग होता है ना, जो उत्तल सतह पर स्थित होता है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। और इसके मध्य वाला जो भाग होता है, उस मध्य वाले भाग को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। वृक्क की हमारा जो किडनी है, हमारा जो वृक्क है, ये दो भागों में बटा हुआ है। बाहर वाला भाग तो कोर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। इसको मध्यांश कहते हैं। और विद्यार्थियों मध्यांश जो मेडुला होता है, उस मेडुला में क्या होता है, जब बीच बीच में क्या होता है, उभार से होते हैं, उन उभारों को हम मध्यांश पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यांश पिरामिड कहते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आगे, इसके अलावा मूत्र वाहिनियों की हम बात करते हैं। तो विद्यार्थी जो मूत्र वाहिनियाँ होती है, ठीक है, जो मूत्र वाहिनी की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे मूत्र वाहिनियाँ जो होती है संख्या में दो होती है विद्यार्थी। संख्या में कितनी होती है, दो होती है। हमारी जो मूत्र वाहिनियाँ हैं, ये मूत्र वाहिनियाँ संख्या में दो होती है। संख्या में कितनी होती है, दो होती है। और ये जो मूत्र वाहिनियाँ होती है, ये किससे बनी होती है, मोटी पेशीय भित्ति से बनी होती है। किससे बनती है, मोटी पेशीय भित्ति से बनती है और सक्रिय नलिका होती है। कौन सी नलिका होती है, सक्रिय नलिका होती है। और विद्यार्थी जो मूत्र वाहिनियाँ होती है, इस प्रकार से मूत्र वाहिनियाँ निकलती है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम इस डायग्राम को हटाएंगे थोड़ी देर के लिए और हमारा मेन डायग्राम इसको हम बनाते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर से जो मूत्र वाहिनियाँ हैं, ये इस प्रकार से होती है। विद्यार्थी ये हमारे वृक्क हो गए, ठीक है। यहाँ पर से इस तरह से ठीक है, इस तरह से जो वृक्क होता है, इस वृक्क के अंदर यहाँ पर जो हमारा वृक्क है और इस जगह पे ये एडिनल ग्रंथि होती है और यहाँ पर से क्या निकलती है, दो मूत्र वाहिनियाँ निकलती है ना विद्यार्थियों। दो मूत्र वाहिनियाँ आगे जाकर के मूत्राशय में जाके खुलती है। इसमें जाके खुलती है, मूत्राशय। ये हमारी मूत्र वाहिनियाँ हैं, ठीक है। ये हमारी मूत्र वाहिनियाँ आगे जाके के, और इनमें से एक तो क्या होती है विद्यार्थी से मैं बना देता हूँ उनको डायग्राम, तो थोड़ा सा ये एक तो क्या होती है, पश्चिमाशिरा होती है, एक क्या होती है, धमनी होती है। यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं इनकी, जैसे ये वाली इसकी बात कर लेते हैं। ये तो एक रचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमाशिरा। ये पश्चिमहाशिरा है, ठीक है। एक पश्चिमाशिरा होती है और एक होती है महाधमनी। इसको मैं बना देता हूँ, ये महाधमनी होती है। एक इसमें से क्या है, ये महाधमनी, ये महाधमनी। और महाधमनी में से शाखाएं निकलती है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम वृक्क धमनी। इसको क्या बोलेंगे, वृक्क धमनी। ये वृक्क धमनी निकलती है और एक इधर से आती है, इसको बोलेंगे हम वृक्क शिरा। वृक्क शिरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे वृक्क के अंदर तंत्रिकाएं और वाहिनियां प्रवेश करती है। तो लास्ट की जो वाहिनी है, ये मूत्र वाहिनी है। क्या ये मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी आगे जाकर के मूत्राशय में खुलती है। और मूत्राशय जो होता है विद्यार्थियों,
ये मूत्राशय आगे जाकर के यहाँ से मूत्र मार्ग में जाके खुलता है, इसमें जाके खुलता है मूत्र मार्ग में। अब हम जिस चीज की बात कर रहे थे, ठीक है, हम जिस चीज की बात कर रहे थे वो चीज क्या है, देखिए विद्यार्थियों, वह चीज ये है कि जो मूत्र वाहिनियां हैं, यानी हमारी जो ये मूत्र वाहिनियां हैं, ये मूत्र वाहिनियां पेशीय भित्ति से बनती है भैया। ये मूत्र वाहिनियां किससे बनती है, पेशीय भित्ति से बनती है। किससे बनती है, पेशीय भित्ति। इनका अग्रभाग चौड़ा होता है, ये आगे का भाग इनका चौड़ा होता है, ये पूरी मूत्र वाहिनी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी मूत्र वाहिनी है, ठीक है। यहाँ से इनका अग्रभाग क्या होता है, चौड़ा होता है, कीप नुमा होता है। यानी जो मूत्र वाहिनी है, इस मूत्र वाहिनी का अग्रभाग चौड़ा कीप नुमा होता है ना। कैसे होता है, चौड़ा कीप नुमा होता है। और इस कीप नुमा भाग को हम क्या कहते हैं, इस कीप नुमा भाग को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो ये कीप नुमा भाग था, इस कीप नुमा भाग को हम नाम दे देते हैं पेल्विस। इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो हमारे जो वृक्क का जो कीप नुमा भाग होता है, यानी सॉरी मूत्र वाहिनी का कीप नुमा भाग होता है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पेल्विस नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, पेल्विस। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका अग्रभाग चौड़ा कीटनुमा होता है, वृक्क, जो कि किसमें स्थित है, वृक्क में। ये मत समझना कि वृक्क का भाग है, ये मूत्र वाहिनी का भाग है, इसको हम पेल्विस कहते हैं। और पेल्विस जो हमारी मूत्र वाहिनी पेल्विस से शुरू होती है और एंड में जाकर के मूत्राशय में खुल जाती है। एंड में जाकर के किस में खुल जाती है, मूत्राशय में। देखिए आप ये दोनों के दोनों कहाँ पे जाके खुल रही है, मूत्राशय में जाकर के खुल जाती है। और मूत्र वाहिनियों की पेशीय भित्तियां जो होती है ना, इनमें एक प्रकार की गति पाई जाती है, इनको हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गतियां। तो विद्यार्थी इसमें क्या पाई जाती है, क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती है। बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो ये हम बात कर रहे थे मूत्र वाहिनियों की। मूत्र वाहिनियों के बाद हम बात करेंगे विद्यार्थियों जिस टॉपिक के बारे में, वो क्या है, हमारा मूत्राशय। ठीक है, हम मूत्राशय के बारे में बात करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हम मूत्राशय के बारे में बात करते हैं। तो मूत्राशय क्या होता है विद्यार्थियों, जो मूत्राशय होता है ना, तो विद्यार्थी मूत्राशय में 3 तरह के स्तर पाए जाते हैं। मूत्राशय का जो आवरण होता है वो 3 स्तरों का मिलकर बनता है। जो सबसे बाहर स्तर होता है, सबसे बाहर स्तर की बात करता हूँ मैं, ये होता है बाह्य स्तर, मूत्राशय का बाह्य स्तर। तो मूत्राशय का जो बाह्य स्तर होता है, ये बाह्य स्तर पेरिटोनियम का बना होता है। इसको हम सिरोसा स्तर भी कहते हैं, सिरोसा, इसको हम बाह्य स्तर को सिरोसा भी कहते हैं। और ये किसका बना होता है, ये पेरिटोनियम का बना होता है। किसका बना होता है, पेरिटोनियम। ठीक है, ये पेरिटोनियम का बना हुआ क्या होता है, बाह्य स्तर होता है। और इसके मध्य स्तर होता है विद्यार्थियों, जो आंतरिक, इसके अंदर स्तर होता है, ये वाला जो आंतरिक स्तर होता है, आंतरिक स्तर। ये आंतरिक स्तर किसका बना होता है, श्लेष्मा का बना होता है। आंतरिक स्तर किसका बना होता है, श्लेष्मा का बना होता है। और इसका जो मध्य स्तर होता है वो अरेखित पेशी का बना होता है। इसका ये मध्य स्तर है। तो मध्य स्तर जो होता है वो अरेखित पेशियों का बना होता है। मध्य स्तर अरेखित पेशी। तो अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमने बात करी ये किसका बना होता है। तो विद्यार्थी जो हमारा मूत्राशय होता है, ये मूत्राशय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मूत्राशय का जो बाह्य स्तर होता है उसको हम सिरोसा स्तर भी कहते हैं, उसको हम सिरोसा स्तर कहते हैं। और वो पेरिटोनियम का बना होता है। और मध्य स्तर जो होता है उसको हम वो अरेखित पेशियों से बना हुआ स्तर होता है। और लास्ट जो अंदर ही अंदर होता है आंतरिक स्तर, वो श्लेष्मा का स्तर होता है। तो जाहिर सी बात है, मूत्राशय का जो आंतरिक भाग होगा वो श्लेष्मा के बना होने के कारण क्या होगा, घर्षण को कम करेगा। और हम लास्ट बात करते हैं मूत्राशय के अंतिम भाग पर क्या होती है। मूत्राशय का जो ऊपरी भाग होता है ना, वो चौड़ा होता है। ऊपरी भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। और निचला भाग कीटनुमा सकरा होता है। और निचले भाग पर क्या पाई जाती है, एक अवरोधनी पाई जाती है जो मूत्र निष्कासन को कंट्रोल करती है। विद्यार्थियों, एक समय तक तो हम इस अवरोधनी के माध्यम से हम हमारे मूत्र को रोक सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम अगर यहाँ पे मूत्र का दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तो हम मूत्र को रोक नहीं सकते। और स्थिति की बात करें तो नर में तो ये मलाशय के आगे स्थित होता है और मादा में योनि के ठीक ऊपर ही पाया जाता है।
तो ये था हमारा मूत्राशय। मूत्राशय के बाद विद्यार्थी हम बात करते हैं मूत्र मार्ग की। ये हमारा मूत्र मार्ग होता है, ठीक है विद्यार्थियों। ये मूत्र मार्ग की हम बात करते हैं। तो मूत्र मार्ग ये लास्ट में है मूत्र मार्ग। तो विद्यार्थियों मूत्र मार्ग जो होता है वो मूत्राशय की जो गिरवा होती है वहां से एक पतला सा भाग बाहर निकलता है, एक पतला सा भाग बाहर निकलता है और इसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय का काम, मूत्र मार्ग का काम होता है मूत्र का निष्कासन। इसका काम क्या है, मूत्र का निष्कासन होता है ना। ये मूत्र मार्ग क्या करता है, मूत्र का निष्कासन करता है। और विद्यार्थियों और जो हमारा मूत्र मार्ग होता है, इस मूत्र मार्ग पर क्या पाई जाती है, एक अवरोधनी होती है। क्या होती है, अवरोधनी। इस अवरोधनी का काम क्या होता है, मूत्र मार्ग को कसकर बांधे रखती है। ये क्या करती है, मूत्र मार्ग को क्या करती है, कस के बांधे रखती है। और मूत्र मार्ग को कस के बांधे रखने के कारण मूत्र मर्जी पड़े जब बाहर नहीं आता है। जब आवश्यकता होती है, विशेष दाब इसके अंदर होता है, तभी यहाँ से क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। तो जब हम मूत्र त्याग करते हैं विद्यार्थियों, तो मूत्र त्याग करते समय जो अवरोधनी क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। शिथिल होने से हमारा मूत्र बाहर निकलता है। और मूत्र मार्ग के बारे में बात करें तो जो विद्यार्थी जो मूत्र मार्ग होता है वो पुरुषों में एक ही होता है। पुरुष में मूत्र व शुक्र द्रव मूत्र व शुक्र द्रव जो होता है उसका मार्ग क्या होता है, एक ही होता है, एक ही मार्ग होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र जनन छिद्र। इसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र जनन छिद्र। ये एक ही मार्ग होता है, ठीक है। और जो महिलाएं होती है, और महिलाएं जो होती है, महिलाओं में जो मूत्र मार्ग होता है थोड़ा छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर के लगभग माना जाता है मूत्र मार्ग होता है। तो विद्यार्थियों मूत्र जनन छिद्र की हम बात कर रहे हैं। तो मूत्र जनन छिद्र जो होता है पुरुषों में इसके अंदर से गुजरता है, शिश्न के माध्यम से गुजरता है। और शिश्न की लंबाई 15 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो 15 सेंटीमीटर लंबा मार्ग बोलते हैं। जितनी लंबाई शिश्न की होती है उतनी लंबाई किसकी होती है, मूत्र जनन मार्ग की होती है, ठीक है विद्यार्थियों। और इसमें से दोनों ही चीजें बाहर निकलती है, मूत्र भी बाहर निकलता है और शुक्र द्रव भी बाहर निकलता है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है, क्या, मूत्र जनन छिद्र, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद हम बात करते हैं नर में जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग के बारे में हम बात करेंगे। नर में मूत्र मार्ग किस प्रकार का होता है। विद्यार्थियों अगर पुरुषों में मूत्र मार्ग की बात की जाए तो जो मूत्र मार्ग होता है वो इस प्रकार से होता है। तो मूत्र मार्ग के बारे में बात करते हैं। सबसे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तो क्या होता है, ये मूत्राशय हो गया, ठीक है। मूत्राशय से यहाँ से ये मूत्र मार्ग निकलता है इस प्रकार से, ठीक है। ये मूत्राशय है, ये क्या है, मूत्राशय। तो मूत्राशय से यहाँ पर क्या होती है, इस जगह पे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथियां होती है। ये कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट, ठीक है। ये कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। तो विद्यार्थी प्रोस्टेट ग्रंथि से जो भाग निकलता है ये इसकी लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर। तो मूत्राशय से जो भाग निकलता है प्रोस्टेट ग्रंथि से मिलता हुआ, यानी मूत्र मार्ग का वो भाग जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर के गुजरता है, किससे गुजरता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर के गुजरता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट मार्ग बोलते हैं। और विद्यार्थियों जो झिल्लीनुमा भाग होता है वो प्रोस्टेट और शिश्न के मध्य से गुजरता है। यानी इसका जो झिल्लीनुमा पार्ट होता है, यहाँ से ये झिल्लीनुमा वाला पार्ट, तो ये झिल्लीनुमा पार्ट होता है। तो झिल्लीनुमा पार्ट प्रोस्टेट और शिश्न के मध्य का क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है यहाँ पे, इस जगह का। तो इसको हमने क्या बोल दिया, झिल्लीनुमा भाग। तो ये झिल्लीनुमा पार्ट होता है विद्यार्थियों, ये शिश्न के मध्य और प्रोस्टेट के मध्य, यानी ये शिश्न है और ये प्रोस्टेट है,
इनके मध्य छोटा सा भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, झिल्लीनुमा भाग। और विद्यार्थियों शिश्नी भाग तो आप जानते हो, ये कार्पस स्पोंजियम से निकलता है। यहाँ से कार्पस स्पोंजियम होती है, ये भीतरी परत होती है शिश्नी की, उसको हम कार्पस स्पोंजियम कहते हैं। आगे आप नर जनतंत्र पढ़ोगे ना तो उसमें बिल्कुल ऐसा पढ़ोगे। तो ये लास्ट में जाकर के जिस भाग में जाकर के खुलता है, ठीक है ना, जिस भाग में जाकर के खुलता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, उस भाग को हम कहते हैं शिश्नमुंड। लास्ट वाला पार्ट होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, शिश्नमुंड। तो इस शिश्नमुंड में खुलता है तो इसको हम लास्ट में बोल देंगे मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने अध्ययन किया हमारे उत्सर्जन तंत्र के बाह्य संरचना का। इसके बाद वाले वीडियोज में हम मानव के उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में या मानव रक्त की भौतिकी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है।